आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। मुंसिफ टीवी के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आज बात हम करेंगे कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा साहब से। इकबाल सिंह लालपुरा साहब रिटायर्ड IPS अफसर हैं और 2012 में बीजेपी में शामिल हुए, बहुत सारे ओहदों पर रहे और 2021 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यानी कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और अब उसे लगातार उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मगर जिम्मेदारी पर कई सारे सवाल भी कई बार उठते हैं। जो जिम्मेदारी थी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते, क्या वो बखूबी पूरी कर रहे हैं या उसमें कुछ कमी है, कोताही है? क्योंकि माइनॉरिटी की ये शिकायत अक्सर रहती है और माइनॉरिटी में भी खास तौर से मुस्लिम तबके की, कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्यों ज्यादती हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। ज्यादती की वजूहात बहुत सारी होंगी, उस पर भी हम जाएंगे, गहराई से बातचीत करेंगे और कैसे उन प्रॉब्लम्स को, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को, उनके साथ होने वाली ज्यादती को अगर हो रही है तो कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पर बात करेंगे। आपका इस्तकबाल है सर, कैसे हैं आप? बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भाई एक अधिकारी थे, IAS अफसर थे जी, और उसके बाद रिटायरमेंट हुआ। मतलब रिटायरमेंट एक जाहिर तौर पर एक वक्त होता है कि उसके बाद रिटायर होना ही होता है। जो अफसरान होते हैं वो किताब लिखते हैं या फिर किसी दूसरे काम में जो है वो लग जाते हैं, किसी दूसरे काम में मुलविस हो जाते हैं। मगर आपने सियासत का रुख किया, तो पहला सवाल मैं वही जानना चाहता हूं कि मतलब सियासत ही क्यों? देखो ऐसा है जी, आपने ये कहा कि बहुत सारे अधिकारी किताबें लिखते हैं, हाँ, या दूसरे वेलफेयर के काम में लगते हैं रिटायरमेंट के बाद। हाँ। लेकिन मुझे ये लिखने की आदत बहुत पहले से थी। अच्छा। तो 2006 में मेरी पुस्तक छपी थी, जी। मुसलमान कहावन मुश्किल। तो मैंने गुरमुखी में लिखी थी। उस समय ये समझा जाता था कि मुसलमान बादशाहों ने गुरु अर्जन देव को शहीद किया, गुरु तेग बहादुर को शहीद किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब के 4 साहिबजादों को शहीद किया, तो सिखों से बहुत दूरियां थी। लेकिन मैंने कोशिश की कि जो सच है लोगों के सामने रखा जाए और मेरी पहली किताब है जिसमें कुरान मजीद और गुरबानी साथ साथ लिखे गए हैं। वाह। और पाकिस्तान में जब ये किताब पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस शाहमुखी में, उनकी अपनी भाषा में जी, इसका तर्जुमा किया जाए। तर्जुमा हुआ, आज वहाँ पढ़ाई जाती है। वहाँ की अखबार दी डॉन ने 2013 में इस पे रिव्यू भी लिखा कि ये 2 फ़िरकों को जोड़ने वाली किताब है, हर एक को पढ़नी चाहिए। तो अब वहाँ पढ़ाई भी जाती है। वहीं से बात इसको कीजिए कि आपने कहा कि सबको पढ़नी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों तक वो नहीं पहुंची। ये तो समाज का काम है जी, कि उनको पहुँचाए। मेरे पास तो जो भी भाई आता है, हाँ, उसको मैं वो किताब देता हूँ। बिल्कुल। मेरे पास कुछ लोग आए कि हम इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। 3 साल हो गए, अभी तक एक ने भी मुकम्मल नहीं की। बात तो जानी चाहिए, सच बात है। सब बात कहते हैं ना, वो इकबाल का शेर है कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल भी होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अमल ही है सर। अच्छा, दूसरा ये था कि मैंने उसमें 114 सूरा कुरान मजीद की उसमें दर्ज है जी, किताब में। गुरबानी भी है, इतिहास भी है, हर तरह का। तो उसमें मैंने पॉजिटिव लिखा है। जब से गुरु नानक साहब का जन्म हुआ तब से लेके अंत तक मुसलमानों के साथ, सिखों के, समाज के साथ अच्छे संबंध रहे। बिल्कुल। और उनका जिक्र मुस्लिम तबके में भी होता है साहब। हम सुने हैं बुजुर्गों से कि मतलब बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जिनको वाकई मतलब पब्लिक तक और ज़्यादा पहुंचाना चाहिए। ऐसा था, गुरु नानक को याद किया जाता है, गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। वाह। और उनको कहा जाहर पीर जगत गुरु बाबा। तो पीर भी थे, गुरु भी थे संसार के। बिल्कुल सर। तो जहाँ से उनको, जब उनको इस संसार से चले गए तो उनके बारे में सोचा गया। मुसलमान चाहते थे कि हम इनको दफन करें, हिंदू चाहते थे हम इसका संस्कार करें। तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ फूल थे, तो चद्दर फूल के ऊपर जो थी उसको बांट लिया गया और जहाँ से वो चद्दर फटी उसी जगह से देश फट गया। एग्जैक्टली वही जगह है करतारपुर, जहाँ से देश के 2 टुकड़े हुए। ये चद्दर फटनी नहीं चाहिए थी। प्रोफेसर बिस्मिल्लाह थे एक, जो है अभी हयात होंगे, जामिया के, झीनी बीनी चदरिया करके एक उन्होंने एक उपन्यास लिखा। तो चादर जो है वो बहुत झीनी बीनी हो चुकी है और उसको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं हुजूर आपने, मतलब चूँकि आप
अफसर थे, अधिकारी थे। जी जी और उस वक्त जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स कई बार आते होंगे उस ज़माने में, जो भी आपके मिनिस्टर्स रहते होंगे कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जी ताल्लुकात होता है, मगर आप जो है आप कुर्सी पर बैठ चुके हैं, आप खुद जो है अफसरान को हुक्म जारी करते हैं, ऑर्डर्स निकालते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जी ये बताइए साहब, अक़लियती कमीशन की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जाहिर तौर पर जिस मुल्क की भी अक़लियत होगी उसके हर जगह हर मुल्क में अपना अपना एक सिस्टम है, मगर यहाँ पर एक कमीशन बना हुआ है, उसकी कुछ अपनी पावर्स हैं मगर कुछ महदूद पावर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बेपनाह पावर्स दी हुई हैं, हदें हैं कुछ। उन पावर्स के अंदर रहते हुए अक़लियती कमीशन का जो काम है, एक तो लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में है काम, क्या काम है। दूसरा यह है कि क्या उस काम को बखूबी जो है आपका कमीशन और आप और आपकी टीम निभा रही है। आपके दोनों सवाल वाजिब हैं। पहले तो ये जी कि माइनॉरिटी कमीशन बना क्यों। 1947 में देश आज़ाद हुआ, जी 77 तक यहाँ एक ही पार्टी ने राज किया। सही। माइनॉरिटीज़ को शंका थी कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो आज तक है। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, श्री चरण सिंह जी होम मिनिस्टर बने, उसमें 2 और मिनिस्टर भी थे। जी एक का नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे का नाम था LK अडवाणी। बाकी तो संसार में नहीं है। जी मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिलने का मौका मिला, उनसे इस में चर्चा नहीं हुई, अडवाणी साहब से एक दिन चर्चा हुई। जी तो जब मैं कमीशन में आया तो उनको मिलने गया तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब हमारी सरकार बनी 77 में जनता पार्टी की, तो हमें ये था कि इनको डराया जा रहा है, इनसे सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन जो है इनसिक्योरिटी बनी हुई है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें ये था कि हमारी सरकार 20 साल चलेगी, जी जितनी अक्सरियत से हम जीते थे। हाँ तो हमने ये चरण सिंह जी का और वाजपेयी जी का फैसला था कि माइनॉरिटीज़ को साथ लेने के लिए कुछ करना चाहिए। सही। तो ये कमीशन बनाया गया। तो मोरारजी देसाई क्योंकि गुजराती थे, उनको खुश करने के लिए, उनसे परमिशन लेने के लिए जो जिम्मेवारी थी वो अडवाणी साहब की थी। एक नहीं 2 कमीशन बने, जी एक माइनॉरिटी कमीशन बना, एक बना SC कमीशन। वो दोनों एक ही ऑर्डर से बने और दोनों का जो चीफ है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के अधिकारी को लगाया गया कि उसका स्टेटस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। बिल्कुल। हम तो आ गए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई, जिन लोगों ने ये कमीशन बनाया था उनकी सरकार ज़्यादा देर नहीं चली। 79 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, सही। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो एक भी जो पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट टूट गई। बाद में ये उन्हीं के पास आ गए जिनके पास पहले 30 साल था। तो मैं उसकी बात आगे नहीं करूँगा क्योंकि ये राजनीतिक मंच ना, नहीं। सच बात है, बिल्कुल ठीक है। सच्चाई ये है। तो दूसरी बात है, तो अब तक यहाँ 14 चेयरमैन रहे हैं, इसमें से 12 भाई, तो मैं 14वां हूँ। मेरे से पहले 13 में से एक सिख था, 12 मुसलमान, इस्लाम धर्म को मारने वाले बड़े अच्छे लोग जो बड़े ओहदों से आए थे, जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और यहाँ से जाके भी हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आए थे, लेकिन पॉलिटिकल लोग भी आए, कम आए। हाँ। लेकिन वो जाके फिर यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट भी बने। बिल्कुल सही। तो काम हर एक ने अपनी अपनी मर्जी अनुसार किया। लेकिन जो लोगों में शंका है वैसे है कि हाउ टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। दुनिया में संवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तमाम मसलों का हल हो सकता है। तमाम मसलों का हल हो सकता है। बिल्कुल सही। तो हमने, जब से मैं आया हूँ, संवाद एक रेगुलर प्रोसेस है 2 तरह का। एक तो इस्लाम को मानने वाले हों, जैन को हों, बौद्ध को हों, पारसी हों, उनसे अलग अलग बात भी करते हैं जी। कम से कम हफ्ते में एक बार एक कम्युनिटी से तो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक फिर मिलके, उसको हम सर्वधर्म संवाद कहते हैं। अभी लेटेस्ट भी आपने किया था शायद 11 नवंबर का, मैं देख रहा था एक ट्वीट, उसके जरिए बहुत सारे मतलब लोग आए थे किसी कम्युनिटी के, उनसे आप वो जो मैं है तो मतलब रोज कर करता रहे हूँ थे। जी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है। 15 नवंबर को गुरु नानक साहब का गुरुपुरब मनाया गया। बिल्कुल। जैसे हम अभी कह के हटे हैं कि सर्वधर्म संवाद या जहर पीर जगत गुरु आबा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो वाकई जगत गुरु की बात सभी इस्लाम को मानने वालों ने भी, जैन को, बौद्ध को, कोई फिरका नहीं रहा
सही। जो उस स्टेज पे हाजिर नहीं था। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कीर्तन सुना, भाषण नहीं किए, कीर्तन सुना, लंगर छका, सबके साथ बैठे, एक ऐसा माहौल बना जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भी इस्लाम को मानने वालों की हमारी परसों भी एक बैठक थी, यही विषय था जी। कि हाउ टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये बातचीत का सिलसिला, मैंने इनको कहा, कुछ लोग यहाँ कहते हैं जी हमें डर है। मैंने कहा किससे? कहते फलां आदमी से। मैंने कहा उससे बात की? कहते नहीं। मैं आज ट्वीट खंगाल रहा था तो मुझे 11 नवंबर का ही मिला लास्ट, जी जी जहां पर आप संवाद कर रहे थे। जी तो वो बातें कमीशन के जरिए पहुंचनी भी चाहिए। जी और ट्विटर पर भी या सोशल मीडिया पर भी हर कोई नहीं है। गांव जी। में बैठा हुआ दूर दराज, नो डाउट मोबाइल्स हैं हर हाथ में, मगर हर किसी के पास नहीं है। हम जब देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि ख़ास तौर से चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि पेपर मीडिया के जरिए भी हम देखते हैं, मतलब ये प्रिंट मीडिया के जरिए भी एक कम्युनिटी के खिलाफ एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि उसे एक तरफ तो मतलब जो है देशद्रोही भी बताने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा उसके खिलाफ नफरत का माहौल इस कदर हो गया कि पड़ोसी भी मोटे तौर पर, हर जगह नहीं मगर मोटे तौर पर इस तरह की शिकायतें हैं कि पड़ोसी भी उसे शक की निगाह से देख रहा है, उसके ऊपर नहीं, एक तरीके से वो मतलब शक भी कर रहा है और नफरत भी कर रहा है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, जी। पर जरा ये सोचिए ये कर कौन रहा है? हाँ। ये कर कौन रहा है? जी। देखो बात ये है कि जब ये देश आज़ाद हुआ, 1951 में सेंसस हुई, मिनॉरिटी पॉपुलेशन 16% थी, मेजॉरिटी 84% थी। 2011 की जो लास्ट सेंसस है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कम होके 79% हो गई, मेजॉरिटी 16 से बढ़ के 21%। अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती जो मेजॉरिटी थी तो हमारी तो 10% भी आ जानी चाहिए थी, जी। लेकिन हुआ उसके उलट। तो हमें किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, देखो समाज में क्रिमिनल हैं, 2% क्रिमिनल सारे ही जी। अमेरिका में भी हैं। वहाँ भी जो सरदार जाता है, अभी सिर पे पगड़ी होती है, मुंह पे दाढ़ी होती है, उसको बिन लेदन कहा जाता है। 9/11 9/11 के बाद इंग्लैंड में भी ये हो रहा है, और अमेरिका में तो 216 केस, 216 केसेस पिछले साल सिखों के खिलाफ हेट क्राइम हुआ। लेकिन सारा अमेरिका हेट क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक बात है। ठीक है कि नहीं? यहाँ भी क्राइम हुए। वैसे अभी जहांगीरपुरी हुआ था, मैं वहाँ गया, जी। उनसे मिला, तो वो मुझे सभी लोग इकट्ठे बैठे थे, कहते आप क्यों आए? हमने कहा यार आपका झगड़ा हुआ है, ये तो हमारा तो हुआ नहीं। सही। हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, गुरपुरब भी मनाते हैं, हम तो एक हैं। तो हमने कहा झगड़ा किसका हुआ? कहते आप ढूंढिए। 8 आदमी जख्मी हुए, 7 पुलिस वाले थे, एक आदमी बाहर का था। वो कहते जी ये क्रिमिनल को आप ढूंढिए, आपका काम है, हमारा नहीं है। इसी तरह नूह में हुआ, मुसलमान भाइयों ने हिंदू मंदिर बचाए, हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई। सही। तो वो कहते हैं जी मेवात की तो ऐसी है, हम बाहर से लोग आए, लेकिन ये बात तो सच है, जैसे आपने तो हमने तो हमारी तो अगर कत्ल भी हो जाएगा ना, हम तो कंप्रोमाइज कर लेंगे मेवाती, हमारा तो झगड़ा ही नहीं है। उसके बाद दोनों जगह ये एक मोटी शिकायत थी सर कि बाहर के लोग थे, उस इलाके के नहीं थे। अब ये बाहर के बाहर थे? कौन है? ये इसी पे हम करते हैं कि जो बाहर के लोग हैं इनको पकड़ा जाए, बिल्कुल, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 84 कोसी यात्रा थी, वो निकाली गई, हिंदू वहाँ आते हैं मथुरा में, उन्हीं दिनों के थोड़े दिन बाद ही। तो आप देखिए जितनी सेवा मुसलमान भाइयों ने की, क्या ऐसी, वो अगर किस दिन में मलाल होता तो वो नहीं करते, नहीं सही, करते। सच बात है। और इसी तरह ही ये विजिलेंटा ग्रुप है, ये कौन है पैदा हो गया? कल परसों भी चर्चा हो रही थी कि इस्लाम में, इस्लाम को मानने वाले, मैं उस पर नहीं करूंगा, जो मुझे बताया गया या सभी के सामने बात हो रही थी कि इस्लाम के धर्म ग्रंथ भी ये कहते हैं कि गाय का मांस जो है ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, गाय का दूध ठीक है जी। अब कुछ मुसलमान भाइयों ने ये कहा कि रोज़ा खुलवाने के लिए भी गऊ का दूध भेजा जाता है। ठीक है, अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। हमें इस बात पे लड़ना नहीं चाहिए। इस मसले को लेकर के कई हदीसें हैं और उसके ऊपर जिक्र भी होता है, ठीक है कि बहुत नहीं? सारी बातें हैं और उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हमेशा। देखिए ये गाय का जो मसला है, ये आज़ादी से पहले का, ये उस जमाने का है जब जो है यहाँ पर मुगल थे, और शायद उनसे पहले का भी होगा। ठीक है साहब, तो ठीक है कि नहीं? लेकिन बात हमारी ये है कि समाज में कभी, पिछले 3 साल की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक भी जगह हिंदुओं ने
या सिखों ने या मुसलमानों ने एज कम्युनिटी दूसरे पे हमला नहीं किया। कुछ ना कुछ वजह हुई है सर, मैं उनका जो जिक्र करूंगा। मैं वही जो हाँ। आप करिए। जी, जी। देखो कुछ शरारती लोग हैं। वो कौन है शरारती? मुझे यहाँ आ रहा था कि जी एक आदमी है, उसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इसके किया, तो बाद में उसको पता चला कि ये तो कोई आदमी आरटीआई का काम करता है, लोगों को डरा के उसका बिजनेस बना हुआ है। तो हमने स्टेट को लिखा इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, ये बताइए तो साहब। शरारती लोग जो हैं, हाँ। समाज शरारती नहीं है। पर समाज के अंदर देखे, जैसे कहते हैं ना, एक गुंडा वो हजारों की भीड़ को काबू कर लेता है, तो उस गुंडे को काबू हुकूमतें क्यों नहीं कर पा रही है, सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है, कर पा रहा है, ये एक देखो, बड़ा सवाल है साहब। मैं 4 जून पर आता हूं सर। 4 जून को रिजल्ट्स आए आम इंतखाबात के, और उसके बाद 4 जून से पहले ये होता था कि अक्सर ये खबरें आती थी कि लिंचिंग हो रही है। 4 जून के बाद एक ट्रेंड बदल गया। 4 जून के बाद मुसलमानों को टारगेट किया गया अलग अलग जगहों पर, और एक अलग तरीके से टारगेट किया गया। कहीं मस्जिदों पर निशाना साधा जा रहा है, कहीं मदरसों पर, कहीं खानकाओं पर, कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज पर, मतलब एक नफरत का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। देखो आपने भी क्या ये महसूस किया, इस तरह की शिकायतें आई? देखो ऐसा है, कुछ शिकायतें हमारे पास आई। हम 3 तरह काम करते हैं। एक तो हमारा पर्सनल नॉलेज हो जी, दूसरा हमें मीडिया से पता चले जी, तीसरा हमें कोई कंप्लेंट दे। जहां भी हमारे पास कोई शिकायत आती है ऐसी पूरे देश भर में, हम उसी समय उस पर एक्शन करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं, सीएम से बात करते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। बड़ा सीरियस मसला हो तो खुद वहाँ जाते हैं जी। तो इसलिए ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो शरारती एलिमेंट है, इसको एक्सपोज किया जाए, इसको कम किया जाए। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है सच को जानना और संवाद करना। बिल्कुल। जो क्रिमिनल एलिमेंट है जो ऐसा कर रहा है, उसको रोकना भी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। मगर इसका ये काम तो कोशिश- हुकूमतों का भी है। ये मतलब देखिए, डायलॉग तो अपने लेवल पर आप करेंगे, मगर जो सिस्टम है, सिस्टम अगर कहीं प्रभावित है किसी एक विचारधारा से, या किसी हुकूमत का कोई उसके ऊपर प्रेशर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है साहब। ये देखे, चूंकि आप अफसर रह चुके हैं, आप बखूबी इन तमाम बातों को जानते हैं। वो ऐसे मौके पर फिर डायलॉग क्या काम करेगा अगर पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम ही बचाने पर लग जाए? ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो अपनी बात करता हूँ। जी, हमने पूरी मिलिटेंसी को हैंडल किया है। वो अफसर ही क्या जो झुक गया। एक डीएम है, उसकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सही। उसमें लिखा गया कि इसके लिए है, फलाह के लिए है। ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट एसपी है। हमारा तो है इंसानियत को बचाना। इन्फ्लुएंस में तो रहते हैं ना, लेकिन हुकूमत के आप ना रहे होंगे सर। आज देखो, तो बहुत जो- सारे, आज तो देखो- सर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते हैं सर। देखो बात ये है, हमारा काम है, जो ऑफिसर्स होते हैं ग्राउंड पे काम करें, जो हुकूमत है उसको सच बताए। मुझे तो पता है, देखो हमने पूरी मिलिटेंसी को पंजाब में हैंडल किया, किस तरह मिस हैंडल हुई, किस तरह एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई कि सिखों को मार के 85 का इलेक्शन जीतेंगे, और वो लिखने वाले भी अफसर ही थे। सही। जीवीएस सिद्धू साहब की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल होते हैं या जो करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही तो बात कह रहा था कि हम किसका वोट बैंक हैं, हमें क्यों डराया जा रहा है वोट बैंक से। ये हम देश के नागरिक हैं, मुझे अधिकार है मैं किसी को भी वोट डालूं। अगर एक किसी पार्टी ने ठान लिया है कि अब, या इतनी नाउम्मीद हो गई है कि उसको लगता है कि अब ये वोट देंगे नहीं। आम इंतखाबात की बात अगर हम कर लें, प्राइम मिनिस्टर ने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की तरफ इशारा किया, कहा कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो ना जाने क्या क्या हैं, आपका सामान उठा करके उनको दे दिया जाएगा। तो वो कौन थे, किन की तरफ इशारा था? देखो सर? बात ये किनकी है, तरफ इशारा था? मैं एक बात कर रहा हूँ। हाँ हमारे मणिपुर में अब झगड़ा हो रहा है, जी, क्रिश्चियन वर्सेस क्रिश्चियन है। कुकीज वर्सेस मतई है। मतई भी क्रिश्चियन है, जी। उनके भी चर्च जले, कुकीज के भी जले। झगड़ा क्या है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बर्मा से, दूसरे देशों से आ रहे हैं, रात को घुसपैठ करते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं उसका किसका हक रुका है? हम राष्ट्रपति बने, हम होम मिनिस्टर बने, हम यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने, एजुकेशन के मिनिस्टर बने, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो हमसे दूर रखा गया हो। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अब वे यहाँ देश में अगर कोई मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन बनना चाहता तो उसे कोई नहीं रोकता। नाव पटौदी काबिल है तो उसको कोई नहीं रोकता। अवेश खान आता है उसको कोई नहीं रोकता। जहीर खान आता है उसको कोई नहीं रोकता। ऐसा ये नहीं है। जसप्रीत बुमराह आता है, अर्शदीप आता है, कोई माइकल किंडो आता है, इसको कोई नहीं रोकता। लेकिन बात यह है,
ये सारे देश को आज़ाद कराने में, देश की आज़ादी को कायम रखने में और इसको आगे बढ़ाने में हम सब ने मिलकर काम किया है। बिल्कुल सही। जो लोग हमें बांटने करके हमें अपना पीस बनाना चाहते हैं कि ये हमारे लिए ही वोट करें, वो देश के हक में बात नहीं कर रहे। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कुछ भी। तो हमें सबको मिलके अधिकार है कि हम वोट करें, मिलके बात करें। हमें अलग कंपार्टमेंटाइजेशन जो है वो हक में नहीं है हमारे। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, जैसे अभी पाकिस्तान में देखिए, मैं बात कर रहा था, वहाँ भी 22% मिनॉरिटी थी जी, लेकिन वहाँ आज कम होकर 6% है। 16% कहाँ चले गई? बांग्लादेश में 22% थी, अब वहाँ 9% है। अब उससे भी भाग जाएंगे जो अभी हुआ है वहाँ। अफगानिस्तान में 8 लाख से 8.5 लाख के करीब सिख और हिंदू थे, एक भी नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए। सो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर माइनॉरिटी कमीशन में कैसे काम करना है, तो उन्होंने मुझे जो बात कही मैं आपको बता देता हूँ। मैं 2 बातें उन्होंने कही जो मुझे समझता है हम भारतीय को मोदी जी के बारे में जाननी चाहिए। नंबर 1, वो कहते भैया इकबाल सिंह जी, अगर घर में एक बच्चा निराश हो, नाराज हो, घर खुशी बच सकता है? कितनी पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की? मैंने कहा 21% के सर। तो क्या आप समझते हो कि कोई बच्चा निराश होना चाहिए, कोई बच्चा नाराज होना चाहिए? घर तो तभी खुशी बसता है जब हम सब मिलके करें। ये उनके मन की बात है, मुसलमानों को भी लेकर के और दूसरी माइनॉरिटीज को भी लेकर के। ये अगर मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि और आप इसको रिकॉर्ड, हाँ, लोगों के मन में ये शक व शुबात है कि प्राइम मिनिस्टर जब देखिए, बहुत सारी हो सकता है कि उनकी सियासी मजबूरी हो, ये भी हो सकता है, मगर वो बयान इस तरह से देते हैं कि वो एक कम्युनिटी की तरफ इशारा होता है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की तरफ। देखो हम और समझ फिर लें, उन्हें लगता है कि पीएम क्या उनसे नफरत करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर वो कहते हैं कि घर का एक बच्चा भी निराश बैठा हो, तो 21% लोगों को निराश करके देश कैसे चलेगा? ना निराशता चाहिए, ना नाराजगी चाहिए। ये कर कौन रहा है? जी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी, मैंने कहा जी 15 स्कीमें हैं मिनॉरिटीज़ के लिए जी, इसमें कुछ करना चाहिए। वो मुझे कहने लगे इकबाल सिंह जी, जो बाकी स्कीमें हैं देश की 225, उसमें कहाँ लिखा गया कि मिनॉरिटी के लिए नहीं है? अगर देश के आम नागरिक के लिए 225 स्कीम है तो मिनॉरिटीज़ के लिए 240 है। उनको 225 के बारे में अवेयर करिए। अभी मेरे पास वेस्ट बंगाल के लोग आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप ये स्कीमें ले जाइए, जो स्कीमें हर भारतीय के लिए हैं उसका लाभ तो उठाइए। मेरे पास कोई आता है, आजकल तो डिजिटल मीडियम है, तो मैं उसको कहता हूँ इसको पहले व्हाट्सएप करो, अभी बताओ कि ये स्कीमें हैं, इसका फायदा उठाओ। सो दोनों चीजें हैं, देश में मिनॉरिटीज आगे बढ़े, देश का हर नागरिक आगे बढ़े। बिल्कुल। मिनॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी भी आगे बढ़े, सब मिलकर के। क्योंकि आपने कहा कि पीएम, और ये सच्चाई भी है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट, कोई मतलब जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर खराब होता है तो वो उसकी तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। तो जिस्म अगर मान लिया जाए इस मुल्क को, तो हर आबादी उसका हिस्सा है, और जाहिर तौर पर अगर वो कुछ गड़बड़ होगी तो उसको दिक्कत पूरे जिस्म को होगी, पूरे मुल्क को होगी। ये सच्चाई है सर। हिमाचल की बात मैं कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ से हर रोज तकरीबन खबर आती है कि भीड़ गई, उसने कहा कि ये मस्जिद इलीगल है, इसे बंद कर दीजिए। अगर कोई लीगल इलीगल का मसला है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। भीड़ तंत्र जो है वो कब तक इंसाफ करेगा? दुकानें बंद करवा दी जाती हैं कि ये मुसलमान की दुकानें, नाम लिख दीजिए, नाम के भी जो है ऑर्डर जारी हो जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है जी, ये बीजेपी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात मैंने आपने सुना दी। बिल्कुल। दूसरा नाम लिया जाता है जी आरएसएस ने बीजेपी को रन करती है और आरएसएस ऐसे कराती है जी। मैं केवल एक स्टेटमेंट, मैं उसका आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द आरएसएस, लेकिन जो रेलेवेंट है मैं जरूर आपको उसके बारे में कहूँगा। तो जब मोहन भागवत जी ने पीछे बयान दिया जी कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए, सही। अब इसका क्या मतलब है? तो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? कोई तो है सर, वो भीड़ जो है। अब जो ऐसा करते हैं ना, वो हमारी भाषा में कहते हैं बिगड़िया तिगड़िया दा डंडा पीर।
हाँ जी, जो मगर आदमी पीएम का कोई बयान नहीं आता। और एक मतलब बात ये है, दो तीन चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं सर, अलग अलग सूबों के, चाहे आसाम के हो चाहे उत्तर प्रदेश को, माफी के देखो साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनकी जबान, उनकी देखो जो भाषा है वो इतनी खतरनाक होती है कि उसका असर होता है फिर लोगों के ऊपर, मेरी बात सुनो। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखो, शंकाएं पैदा की जाती हैं, चर्चाएं होती हैं। अभी एक चर्चा आ गई जी। कि भारत का संविधान बदला जाएगा। लोग उस पर चर्चा करनी शुरू हो गई। किसी ने नहीं कहा हम संविधान बदलेंगे, और क्यों बदलेंगे। असल में इसलिए कहा साहब, आप भी जानते हैं, जी। कर्नाटक के एक मेंबर पार्लियामेंट थे, वो एक अयोध्या के मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्टी के कई ऐसे बड़े लीडर्स थे जो मेंबर पार्लियामेंट थे या बड़े ओहदों पर थे पार्टी के अंदर। वो अगर ये कह रहे हैं कि 400 पार करा दीजिए, हम संविधान भी बदल देंगे, तो फिर वो बात नहीं, पकड़ी देखो, विपक्ष हम ने। मैं तो ऐसा है हाँ। कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर हूँ, सीसी के भी मेंबर हैं आप। तो बिल्कुल। हम तो कभी डिस्कस करेंगे ना इस पे। हमारी नीति तो ये है, जो पीएम साहब का, हम तो सभी उनके साथी हैं। हाँ। तो वो तो कहते हैं सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। 4 जून 2024 के बाद सर ये नारा नहीं सुना उनकी जबान से। नहीं, हम तो रोज रहते हैं जी। हम भी लगाते हैं। एक नारा बार बार लगाने के लिए नहीं होता कि हर आदमी इसी बात पे करे। तो पीएम भी जहां जाते हैं सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन हम लोग गुमराह हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं इस्लाम को मानने वालों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिख धर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बिल्कुल सही। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन में हूँ कि मैं सिख हूँ, लेकिन मुझे सिखों के बारे में पता है। एक आदमी बाहर बैठे जो देश विरोधी हैं, अभी 3 जून ये 3 नवंबर को जी। मैं जाके आया दिल्ली में। वहाँ 1984 राइट्स में जी। बहुत सारे लोग मैसेकर में मारे गए, उनके भोग पे भी गया। तो शाम को मुझे कहने लगे, किसी ने लिंक भेजा, क्या एक वेबिनार हो रहा है, आप उस पे आइए इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अंदर चला गया, तो वेबिनार कौन कर रहा था, ISY वाले पाकिस्तान के। तो क्या कह रहे थे कि हमारा, क्योंकि गुरुद्वारे सिखों के यहाँ हैं, तो हमें वी हैव द राइट टू इंटरवीन इन द सिख अफेयर्स। और इंटरनेशनल लेवल के कुछ बिके हुए सिख, मैं तो उनको कहूँगा, चंद वो बातें कर रहे थे। मैंने कहा मैं इसको छोड़ के चला गया तो ये सोचेंगे बात क्या है। तो मैंने कहा, भैया जिस दिन ये 1984 हुआ, उस दिन देश का राष्ट्रपति सिख था, उसने क्यों नहीं रोका। सही। उसके बाद देश का होम मिनिस्टर सिख बना, सरदार बूटा सिंह 86 to 89, उसने क्या किया। फिर प्रधानमंत्री बने, सही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, ये जो 3 किश्तों में पैसे दिए गए, पहले 20,000 रुपया दिया गया, उसके बाद कोर्ट ने, जस्टिस अनिल देव सिंह ने अपना 3 लाख रुपया, 3.5 लाख, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट दिलवाया 2006 में। अब देखिए उस समय 3.5 की क्या कीमत होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए, 5 लाख रुपया दिया यकमुश्त, और उनको ये कहा कि राजनाथ सिंह जी आप खुद दे के आइए। मैंने उनको पूछा कि बताओ, यहाँ आया था कभी ज्ञानी जी आए, सिखों के रिप्रेजेंटेटिव हो? कहते नहीं आए। कभी वो बूटा सिंह जी आए? नहीं आए। अरे धर्म के नाम पे, इस पगड़ी के नाम पे तुमने इतनी कुर्सियां प्राप्त की, तो पगड़ी वालों के लिए क्या किया? हमने तो, आज की मैं बात करता हूँ, आज भी हमने जब से आया हूँ मेरी फाइल पड़ी है कि सिखों का ये मसला हो रहा है। तो आज भी मैं उसका धन्यवाद करूँगा मिस्टर सक्सेना का कि आज वो 1984 जो रॉयट विक्टिम कॉलोनी है उसमें है, और उन्होंने 50 आदमियों को नौकरी दी है, शायद 300 के लिए और भी कहा कि हम दे देंगे। ये एफर्ट है, बड़ी उनकी मेहरबानी है। तो हम लोग जो यहाँ मेरे से पहले भी आके बैठे थे मेरे भाई, उनको ये बात अच्छे ढंग से लोगों में लेके जानी चाहिए थी। मैं तो जिस दिन आया था, मुझे ये बताया गया था कि आप अब यूनियन मिनिस्टर बन गए हो, यू कैन एंजॉय लाइफ। तो मैंने तो, यही मेरी लाइफ की एंजॉयमेंट है। कभी मस्जिद में बैठता हूँ, कभी गुरुद्वारे में जाता हूँ, कभी चर्च में जाता हूँ, कभी उसको मिलता हूँ। मैं समझता हूँ जितना समय मेरे पास है, ये मेरी, आई रिप्रेजेंट ऑल दी 7 कम्युनिटीज। बिल्कुल ठीक है। मैं उनका वकील हूँ। हाँ, तो आपकी जो जिम्मेदारी है, नो मेरी डाउट, जिम्मेवारी है, नो तो डाउट। मैं अपने भाइयों और के आप लिए, चूंकि संगठन में भी बड़ी मजबूती के साथ वहां पर अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सीसी के भी मेंबर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर हैं, ये एक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अपनी बात आप वहां पर भी रख सकते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी
मुल्क के माइनॉरिटी तबके में और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम तबके में है? देखो, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सभी के मन में है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? एक ही तरीका है बातचीत का। जो हमें बातचीत से रोकता है ना, हाँ, वही अपराधी है। हर रोज 12 से 15 ऐसी घटनाएं आप मैं डिजिटल सोशल एक मीडिया पर देखेंगे। एक जगह वहाँ इंसिडेंट हुआ हल्द्वानी में, मैं वहाँ गया तो हल्द्वानी में जी, उन्होंने लोगों ने बात की, वो कुछ झगड़ा नहीं था, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था, वो जगह थी वो पहले ही गवर्नमेंट ने कब्जे में सैकड़ों बरस से मिलजुल करके रह रहे थे, सब ठीक वो था। नहीं, उसका कुछ बाद में भी रह रहे हैं, तो उसमें इट वाज मिस हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन और मुझे सजा किसको मिली सर? वहाँ का जो माइनॉरिटी तबका था उन्होंने बहुत नहीं। परेशानियां झेली उन लोगों ने। मुझे मालूम है जी, वहां फिर एकदम अफवाह चले गई कि मस्जिद ढा दी गई। उनका समय ही गलत था। जब नमाज का समय था उस समय ये नहीं होना चाहिए था। सही। जब जगह ही आपकी है, आपने फेंसिंग लगाई हुई है, तो दिन को ढाओ रात को ढाओ, उसमें कौन रोकता है आपको? सच बात है। ठीक है कि नहीं? कोई रोकने तो मुसलमान नहीं तो गया। ये बात मैंने शुरू में भी कही थी सर कि जो कई बार प्रशासन के लोग, कई बार अफसरान उनकी भी गलती, हाँ, वहाँ दबाव में रहते हैं मुझे एक या अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में। मुझे एक आदमी ने कहा जी, कि फलां शख्स जो है वो हमें नफरत फैलाता है। ये मुझे मुसलमान भाइयों ने कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैंने वहाँ मीटिंग में ही कहा कि उसके खिलाफ एक्शन हो गया। तो जब मैं वापस आने लगा तो मुझे हवाई अड्डे पे मिल गया वो आदमी। कहता जी मैं वो आदमी हूँ जिसके खिलाफ शिकायत वहाँ हो रही थी। मैंने कहा तेरे को किसने अधिकार दिया ये बात कहने का? हम तो ये नहीं बात कहते। नहीं जी। मैंने कहा उसका नाम बता जिसने तेरे को किया। देन आई स्पोक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि चीफ मिनिस्टर को, कि इसके खिलाफ एक्शन लो, इसको पार्टी से भी निकालो। एक्शन हुआ, मगर वो आपकी बातें पब्लिक तक नहीं पहुंचती। नहीं, तो वो जो नहीं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो कैसे बेहतर हो? क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे हैं, सपोज आपने कहीं कहीं किसी के साथ मिसबिहेव हुआ है, कहीं बुलडोजर चला है नाजायज तरीके से, या कहीं किसी की लिंचिंग हुई है, या कहीं भीड़ इकट्ठी होकर के किसी के पास पहुंची है, आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया, चिट्ठी लिखी गई सीएम को या किसी को भी, वो पब्लिक तक सर नहीं पहुंच रही है। वो उसका पहुंचना बेहद जरूरी, क्योंकि तभी उनको लगेगा कि नहीं कोई तो है हमारी आवाज उठाने वाला। होता है। महरौली में मैं खुद गया था जी, मिल के आया, जगह देख के आया, उनको रोका। यहाँ भी कुछ इंसिडेंट हुए थे, वो कहा कि ये इस पे जहाँ भी होता है हमें किसी तरह भी पता चले। हम गुजरात में सैकड़ों साल पुरानी दरगाह थी और सुप्रीम कोर्ट का स्टे था कि अगले ऑर्डर तक कोई भी कहीं बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, रातों रात ढा दिया, आप जवाब देते घूम रहे हैं। कहाँ मुझे, अच्छा मेरे गुजरात ध्यान में, में नहीं है, गुजरात पुरानी में। मेरे से पहले की बात होगी। नहीं, अभी अभी लेटेस्ट, अभी 2 महीने पहले। नहीं, मेरे ध्यान में कोई नहीं लाया। मैं आपको डिटेल भेजूंगा सर उसकी। आप भेजिए। नहीं, वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको तलब किया कि ऐसा जी। क्यों किया गया। आर्थिक बहिष्कार भी होता है सर, आर्थिक बहिष्कार। तो ऐसे मसलों से कैसे निपटते हैं आप लोग? देखो, क्या चिट्ठी लिखते हैं या सिर्फ चिट्ठी लिखने से काम होता है कि नहीं, ये भी सवाल है एक। देखो बात ये है, आपकी बात सर सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती सर, ये भी सवाल है। देखो बात ये है, कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे पास अधिकार है कि हम उसको अधिकारी को सम्मन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और हम कोशिश करते हैं कि उस समस्या का हल हो। जी, उसके बाद ये जो हमारा फैसला है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, निचली कोर्ट में नहीं होता। हमें भी लिख के जस्टिफाई, कल मेरे पास बैठे थे यहाँ पारसी लोग, जी, तो कहने लगे कि हम इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जी, ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी बचाई है जिस पे लोगों को कब्जे हो रहे थे। तो हमारे कोई साथी कहने लगे आप इसको लिख के भेजिए। कहते हम लिख के भेजेंगे। अब बात यह है कि माइनॉरिटी कमीशन काम कर रहा है, इसका काम को शुरू रखना चाहिए। समस्या बड़ी है क्योंकि एक समस्या बड़ी है, ये तो मानते हैं आप भी। देखो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो बड़ी बात, समस्या भी बड़ी होगी। देखो 1% तो क्रिमिनल, जब से आईपीसी बनी है 1861 से लेके उससे पहले भी समाज में अपराधी तो रहे हैं। कुरान मजीद भी जहाँ रिश्ते की बात करती है वहाँ शैतान की बात भी करती है। सही। तो शैतान हर जगह मौजूद है। शैतान तो सारे धर्म करते हैं। सनातन धर्म भी कहता है कि देवता है तो वहाँ दानव भी है। बाइबल कहती है कि एंजल भी है तो डेविल भी है। सही। तो डेविल एंजल के ऊपर ना भारी हो। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका ये फैसला है कि सभी को, हमारे प्रधानमंत्री जी का फैसला है कि सारे समाज को साथ लेके चलना है। नंबर 1, सारे समाज का विकास करना है। हम कैसे कह सकते हैं, अब ये रैट माइनर पिछले साल फंसे थे,
आप देखिए, एक आदमी अपनी बहन की शादी छोड़ के गया, तो हमने उसका सम्मानित किया, और 8 के 8 इस्लाम को मानने वाले थे। बिल्कुल सही। अब उनके पास रोजगार नहीं था, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को कहा कि उनके रोजगार का भी प्रबंध करके दीजिए। हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे ठीक है। जो मुस्लिम भाई हैं, आप बात कर रहे हो, दे गो एक्स्ट्रा माइल। मैं मदरसों में जाता हूँ तो वहाँ बात क्या होती है, जनगण मन से शुरू होता है, जनगण मन से ही खत्म होता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया जाता है। अच्छी एजुकेशन हो और पैसा मिले, सही। ये तो होना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं या सिख धर्म को मानने वाले हैं, ये कोई देश विरोधी है, एक भी नहीं है, मुझे नहीं मिला। लेकिन हाँ, फ्रिंज एलिमेंट सारे सब समाज जगह में, होते हैं। बिल्कुल सब सही है। जगह होता है। उनको नकारना, उनको पीछे छोड़ना, उनकी बातों पे अमल ना करना, उसका ढंग एक ही है जो हमने कमीशन में शुरू किया है। डायलॉग। यहाँ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 3 महीने बहुत में एक बढ़िया। बार डायलॉग करो, बहुत अच्छा। साल में एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करो। ये बताइए सर, ईमानदारी से लास्ट के 2-3 सवाल है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, चूंकि ये डायलॉग से ही हर मसले का हल हो सकता है, ये सच्चाई है। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो अभी रशिया और यूक्रेन का जो है एक तरफ युद्ध चल रहा है, उधर ईरान का और उसकी जो है गजा और इसराइल का जो है, मतलब इसराइल की सब टसल चलती रहती है, मगर जब तक ढंग से बातचीत नहीं होगी मसले का हल नहीं होगा। क्या जब ये बयान आते हैं बटेंगे तो कटेंगे, क्या जब आसाम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से कुछ मुसलमानों के खिलाफ पर्टिकुलरली बयान आते हैं सर, आते हैं, क्या कब आपकी तरफ से बातचीत होती है, कभी डायलॉग होता है? ईमानदारी से बात बताइए। ये है हाँ। जी, और ये जो बटेंगे कटेंगे, क्या इसको आप मानते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है? ऐसा है जी। जो बटेंगे और कटेंगे, हाँ। ये तो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। हम सारे भारतीय हैं जी। हमें सबको, मुझे अधिकार है कि मैं अपना कैंडिडेट चुनूं, मैं पार्टी नहीं चुनता। लेकिन जिन लोगों ने परफॉर्म ही नहीं किया, जी। अब वो कोई भी बयान देंगे तो उसका देखेंगे कि मैं लोगों को कैसे डरा सकता हूं। जहां से आपने शुरू किया, लड़ाई वहीं है जी। कि हाउ टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है। अगर इनसिक्योरिटी को हम खत्म कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देंगे। 62 आदमी इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया से बच्चे ट्रेंड होके जी। या दूसरे IAS में आए, किसने रोका? सही है। ठीक है बढ़ेंगे कि तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, हमारा एक रहेंगे तो तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरे मुल्क के लिए है। ठीक है कि नहीं? ये बताइए तो वक्फ बिल को कैसे देखते हैं सर आप? हाँ जी, वक्फ बिल को, वक्फ तरमीमी बिल देखो, जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। चाहे वक्फ का बिल हो, चाहे सिख गुरुद्वारों का लैंड का मसला हो, ये जो धर्म के काम पे जमीन दी गई है, उसका पैसा सही ढंग से धर्म के लोगों के लिए काम आए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन जो सच ये है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं बता भी सकता हूँ। मेरे गांव में ज़मीन थी इस्लाम को मानने वाली, वो वक्फ बोर्ड के एक हिस्से ने किसी को दे दी। कितने पे लीज पे दी, ये मैं उस पर जिक्र नहीं करूँगा। अब वहाँ उनकी बेचारों की मौत हो गई, तो उनके लिए दफन के लिए जगह नहीं थी, तो मुझे गांव से मांग के उनको ज़मीन लेके देनी पड़ी। जो ज़मीन उनकी अपनी मालकी है, उस पर किसी ने कब्जा करवा दिया। ये ज़मीनें इतनी, मैं पुणे गया था तो मैंने मुसलमान भाइयों को पूछा, मैंने कहा हम आपके लिए क्या करें? कहते जी हमारी ज़मीनें खाली करवा दो। ये वक्फ बोर्ड का जो इशू है ये सब जगह है, और इसमें खुर्द बुर्द करने वाले, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये बात खुद मुसलमान मानते हैं कि वो कम्युनिटी के लोग ही ज्यादा हैं। मगर तो वक्फ बोर्ड, बात ये हाँ, है कि वक्फ की ज़मीन या किसी भी धार्मिक स्थान की ज़मीन, हाँ, उसका सही इस्तेमाल हो। ये किसी को दान में देने के लिए नहीं है या किसी को खुश करने के लिए नहीं है, उसका वाजिब मामला वेलफेयर के लिए है, ये वेलफेयर के लिए है, उसका वाजिब इस्तेमाल हो, एजुकेशन में हो। अब इस्लाम को मानने वाले में एजुकेशन कम है, तो वक्फ का पैसा तो वहाँ जाना चाहिए। सच बात है। इसलिए दूसरे नंबर पे सिख आते हैं, क्रिश्चियन नहीं आते। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में जो दूसरे नंबर पे हैं वो सिख है। पैसा गुरुद्वारे का है, सही, ज़मीन का पैसा है, आप इसको एजुकेशन में लगाइए, एम्प्लॉयमेंट में लगाइए। क्यों ये ऐसा, ये देखो जो है ना, ये इसको हमें किसी ने दान की धर्म के लिए चीज़, सही, तो तो धर्म इसका की इस्तेमाल उसी के लिए करो, उसी के लिए करो, अच्छे काम के लिए अच्छे करो। काम के लिए करो। ठीक है, मगर हुकूमत की बेजा मुदाखलत, यानी
बगैर बात के उसमें ज्यादा मतलब जो है अगर वो देखो, छेड़खानी करेंगे तो वो भी ठीक ऐसा नहीं है। दोनों चीजें हैं। हाँ। किसी ना किसी को किसी ना किसी ढंग से उस पे कंट्रोल तो रखना चाहिए, चाहे अपने लोग करें चाहे दूसरे लोग करें, सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, बैलेंस कहाँ रहेगा। ठीक है, चूंकि आप पार्टी का भी जी, मैं अभी हाँ, बताता हूँ। एक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिखों के गुरुद्वारे की ज़मीन है, वहाँ औकाफ बोर्ड बना हुआ है, उसमें एक भी सिख नहीं है। पर इसलिए तो वो पाकिस्तान है सर, इसलिए बर्बाद है वो। ठीक है कि इसीलिए नहीं? अफगानिस्तान हमारा मतलब जो है वो वक्फ एक बोर्ड तरीके से, है, हाँ, कोई जगह गर्त मैं तो में है। पंजाब में जानता कोई एक जगह भी नहीं है जहां मैनेजमेंट के लिए या पंजाब के सिखों के गुरुद्वारे हों या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों या जैन के हों या बौद्ध के हों, हमें किसी ने कहा हो कि आप इस पे मैनेजमेंट नहीं कर सकते या मैनेजमेंट हमें रिपोर्ट करे। सो इस एक अच्छा कानून बने, अच्छा जो कमियां हैं उसको दूर हो जाएं, कौन इंटरफियर करे कौन ना करे ये तो अभी जेपीसी देखेगी, ठीक है, इसमें करेंगे। ठीक है। लेकिन बेसिकली मेरा ये इंटरेस्ट है हाँ, हाँ, कि इस्लाम को मानने वाले लोगों को जी, और अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। और तो, डॉक्टर कलाम पैदा हों, साइंटिस्ट पैदा हों, और अच्छे इकबाल पैदा हों लिखने वाले, और समाज जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारे इकबाल साहब टू नेशन थ्योरी के जो है हामी थे साहब, ये भी ध्यान रखने वाली बात हाँ है। जी, टू नेशन थ्योरी के हामी थे वो। देखो बात ये है कि मेरा तो नाम ही उनके नाम से रखा गया। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए उसी ने ये भी लिखा था, फिर उठी तो हवा तौहीद की पंजाब से, एक मर्द कामल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से। बेशक, बेशक, देख बात यह है कि जोड़ने की बात उन्होंने जो की, हम तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, टू नेशन नहीं, थ्री नेशन थ्योरी बनी यहाँ। इकबाल साहब तो मेरे फादर के दोस्त थे, उन्हीं के नाम से मेरा नाम रखा गया। अच्छा, तो उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध था। तो वो बेचारे चले गए जिस समय, तो ये अंग्रेज़ों की बांटने वाली बात थी। आप ये देखिए, कल भी चर्चा हो रही थी, 1857 में देश की आज़ादी की लड़ाई मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी है। सही, वो उनको कैसे तोड़ा गया? वहीं से तो सारे असल शुरुआत हुई थी तोड़ने की। बात ये है, 1857 के बाद से सारे शुरुआत हुई। हम यहीं सारी पैदा, साजिशें, तमाम चीजें, भाई साहब हम सभी यहीं मिट्टी के हैं, सच बात है। और इस मिट्टी में बड़े ये हैं। बात सर बहुत जरूरी है समझाना लोगों को, उन तमाम लोगों को, चाहे वो किधर के भी हों, इधर के हों, उधर के हों, यहाँ के हों, वहाँ के हों, इस विचारधारा के हों, उस विचारधारा के हों, जहाँ के भी, उन्हें समझाना बेहद जरूरी है कि ये एक मुल्क तभी खूबसूरत मतलब जो है वो गमला बन करके या खूबसूरत क्यारी बन करके रह सकता है जब सब मिलजुल करके रहे। अंग्रेजों ने मुल्क तोड़ दिया, सही, हम 3 नहीं 4-5 हिस्सों में बंट गए। सही, सही। तो हुआ क्या, वहाँ 1857 में चले ना। हाँ, ये जो दर्द है मुस्लिम तबके का, इस दर्द की दवा क्या है और क्या आपके पास है, और क्या दर्द की दवा जब आप करने की कोशिश करते हैं क्या वो काम करती है? मतलब क्या हुकूमत, सिस्टम, प्रशासन, पार्टी, पीएम सब सुनते हैं आपकी? बात यह है कि जब कोई काम नेक नीति से किया जाए तो उसमें कभी हार नहीं होती, वक्त लगता है, वक्त लगता है, सच कभी नहीं हारता। मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको बोला है कि पीएम चाहते हैं एक बच्चा भी निराश ना सोए। इतनी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज़ की, हम फिर भी नहीं कहा। ये देखिए, आप एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, किसान आंदोलन चला, क्या किसान आंदोलन किसी धर्म का है? नहीं, बिल्कुल मुस्लिम देश के किसान किसानों नहीं का है, है। सही, ठीक है कि नहीं? सही। तो लोगों ने, बाहर बैठे लोगों ने उसको सिख आंदोलन बना दिया, न जाने क्या क्या कहा, ठीक है कि नहीं? सिख आंदोलन बना के अब देश में जो आदमी ने इतना काम सिखों के लिए किया, बाकी तो मैं नहीं समझता, इतना किया, और जब किसान आंदोलन की बारी आई, यहाँ लाल किले पे झंडा चला दिया गया, जो कंप्रोमाइज़ किया वो तोड़ दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई आदमी नहीं मरना चाहते, कुछ भी ना हो। 400 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन किसी ने हाथ उठाया? कौन इनको लाया यहाँ? अरे किसानी को, अगर मैं भी किसान हूँ, हम अपनी फसल की कीमत बढ़ाएं। कानून क्या था कि मैं अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता हूँ। मैं कहता हूँ मगर देखिए, खुद पीएम ने भी कहा, इस बात को माना कि मुझसे शायद मतलब समझाने में मैं समझा नहीं हाँ, पाया या बात कुछ ये हुआ। है,
है ना, तपस्या में कमी रह गई, मतलब इस तरह की बातें भी इधर उधर से हुई हैं, वो सारी बातें इसीलिए वापस लेने पड़े, कुछ ना कुछ तो खामी रही होगी सर। नहीं, खामी ऐसी नहीं मेरा है। ख्याल के चूंकि मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद में मैं कानून पे डिस्कस नहीं करता। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कानून तो वापस हो गए, जी जी, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो चीज है जो ही हो गई, नहीं सही। उस पर नहीं करती। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, आज भी किसानी को सिख धर्म से जोड़ा जाता है। कौन जोड़ रहा है? सारे देश में 2 करोड़ आबादी है सिखों की, 145 करोड़ सारे देश के वासी हैं। क्या यही 2 करोड़ सिख खेती करते हैं? सही, बिल्कुल सही। कौन उनको उकसा रहा है? ये समझने की बात है। हाँ जी। तो भगत सिंह हमारा हीरो था, इशफाक उल्ला खां हमारे हीरो थे। सही। तो ये लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ, 3 आदमी चढ़े, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किस लिए फांसी पे चढ़ गए? एक ही दिन, एक ही फंदे पे। हाँ जी, कि देश हमारा आज़ाद हो, हम इसके लिए काम करें। सही। हाँ जी। तो ये थोड़ी था कभी। तो जो ख्वाब उन लोगों ने देखा था, इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले जो परवाने थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने शहादत दी, वैसा ही मुल्क बनाना, और मुझे लगता है कि उसमें आप अपना रोल, जो भी आपका रोल है, वो बखूबी अदा भी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी कराने वाला। तो हम तो एक बात को जानते हैं, गुरबाणी का सिद्धांत है, सिख धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। तो वो है, तू करता करता मैं नाही, जो हो करी ना होई। जो अल्लाह करने वाला है वही होगा, मैं तो एक उसका पपेट हूँ। अगर मेरे से करवाएगा तो मेरी इज्जत बनी है, इसलिए कि उसने मेरे सर पे चोटी रख दी और मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। चलिए, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना काम बखूबी निभाएं। और मुसलमानों के अंदर, मैं मुसलमानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जितनी भी खबरें आती है उन्हीं की आती हैं, वही परेशान, या उन्हीं की मस्जिदें, उन्हीं के मदरसे, उनके अंदर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, या पूरी माइनॉरिटी के अंदर जहाँ जहाँ भी है, वो कम करने के लिए आप ज़रूर कड़े कदम उठाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं उसको बाखूबी निभाऊंगा। आओ मिलके बात करें, बैठे, जिस पे भी शक कहते हैं ना, मेरे पास आओ, मैं सबसे पहले उसके पास लेके चलूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, थैंक यू सो मच।